तो दोस्तों आज नेपाल इशू के बारे में बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कैसे स्टार्टिंग हुई और कैसे इसका एंड हुआ और अभी क्या सिचुएशन है। तो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर यू डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हुआ क्या था, जो यूथ पॉपुलेशन है वहाँ की, वो रिवील कर रही थी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, और जो पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की वो अच्छी नहीं थी। मींस जिसकी वजह से करप्शन बढ़ रहा था देश के अंदर, पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही थी, और जो भी गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा था वो मज़े ले रहे थे उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में। तो जो भी उनको पढ़ाई करनी होती थी, हायर स्टडीज़ करनी होती थी, कुछ भी करना होता तो बाहर देश में जाके मतलब डेवलप कंट्री में अपना मौज मस्ती कर रहे थे। और ये बातें फिर यूथ ने जो है रिवील करनी स्टार्ट की कि ये सब हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे टैक्स का यूज़ होना चाहिए वहाँ वो यूज़ नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोज़गारी दम पे दम बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यूथ रिवील कर रहा था सोशल ऐप्स पे, अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक है, ला ब्ला ब्ला। फिर क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने सोचा कि रील्स जब वो वायरल होनी स्टार्ट हो गई और वीडियोस वायरल होनी स्टार्ट हो गई तो इमेज ख़राब होने लगी गवर्नमेंट की। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि नेपाल की कि क्यों ना हम ऐप ही को बंद कर दें, जितने भी सोशल ऐप्स हैं, तो जिससे हमारा जो है इस तरीके की हरकतें, जो भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं देश में, वो रिवील नहीं होंगी और हम अच्छे से सरकार चलाते रहेंगे। जब बैन हुआ तो यूथ्स को, जितने भी यूथ थे उनको बहुत बुरा लगा, और फिर आ गए वो सड़कों पे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। अब जो सोशल ऐप्स थे वो सिर्फ उनका रिवील करने का ज़रिया नहीं थे, वो उसका जो इनकम का सोर्स भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़ जो हैं मतलब इन सोशल ऐप्स से मतलब अर्निंग करते हैं। तो इस बिना पे जो है एक तो मतलब आवाज़ नहीं उठा सकते, और जब आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर इससे जो है मतलब पैसा भी नहीं कमा सकते, ऐप बैन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इनके साथ हुई यूथ्स के, तो बहुत बुरा लगा, जो कि अनडाइजेस्टेबल थिंग थी नेपाल के यूथ्स के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि एक चुनिंदा दिनों में जो है पीएम ही बदल डाला। ये आसान नहीं होता है दोस्तों। जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो मीन्स पीसफुल प्रोटेस्ट करने की सोचते हैं, शांतिपूर्वक, और जो गवर्नमेंट होती है फिर वो उनको दबाने के लिए जो है मोस्टली फोर्स का यूज़ करती है, कैसे भी करके इनको चुप कराओ और हटाओ, प्रोटेस्ट बंद कराओ, और हम जैसे सत्ता में हैं, पावर में हैं, वैसे ही रहें, हमारी सत्ता ना छिने। तो काफ़ी सारी फोर्स का यूज़ होता है, अब वो चाहे लाठी चार्ज हो, आंसू गैस के गोले हों, या फिर फायरिंग हो। और मिलिट्री पुलिस जो होती है प्रोटेक्शन में होती है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, बट वो तो निहत्थे होते हैं। जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं वो तो सिर्फ ऐसे ही जाके आवाज़ें नारे लगाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। बट इन सब चीज़ों को भी झेलते हुए उनमें से कुछ लोगों की जान भी गई, उसके बावजूद भी जो है वो लोग पीछे नहीं हटे। तो इस तरीके से इनकी दाद देनी पड़ेगी कि मीन्स चुनिंदा दिनों में आसान नहीं होता है सरकार को गिराना और नया पीएम बनाना देश के अंदर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, काबिल तारीफ़ है। तो अभी क्या हो रहा था कि इन्होंने जो है, जब ये सब चीज़ें हुई प्रोटेस्ट के दौरान, मीन्स इन्होंने फिर काफ़ी सारी चीज़ों को आग लगा दिया, पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, मतलब काफ़ी सारे, और देश छोड़ कर भागे हैं जो प्रधानमंत्री ओली थे। ये देखें भाग रहे हैं, कैसे भाग। तो ऐसी हालत थी कि ये एयरपोर्ट भी नहीं जा पाए थे, सीधा छत से ही जो हेलीकॉप्टर से उड़ के फ़रार हो गए। ये देखें आप कैसे भाग रहे हैं। तो इन्होंने जो है यूथ्स ने कर दिखाया, चुनिंदा दिनों में जो है सरकार गिरा दी, आग लगा दी। इतनी भी मोहलत नहीं दी इनको कि ये एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं और जो है फ़्लाइट पकड़ लें, सीधा छत से ऐसे बेचारे उड़ के भागे हैं। तरस आ रहा है इनकी हालत, देखें आप। तो हुआ क्या दोस्तों कि ये सब होने के बाद में न्यू पीएम की बारी आई, तो दो नाम आए, एक ये सुशीला कार्की का नाम आया और एक
जो बालेंद्र शाह थे उनका नाम आ रहा था। वो मतलब उनकी ज़्यादा एज नहीं है, ऐसी 35 साल एज है उनकी। तो उनके जो कारनामे रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। मीन्स जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं बालेंद्र शाह की, वो इतनी अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं कि जो यूथ हैं उनको बहुत पसंद आती हैं। और मतलब मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेयर हैं काठमांडू के, तो उनका नाम आ रहा था। और एक इनका जो लेडी हैं ये चीफ जस्टिस रह चुकी हैं ये, तो इन दोनों का नाम चल रहा था। तो बट इन द एंड यही हुआ कि जो सुशीला कार्की हैं ये पीएम बनी हैं। और इनके जो बालेंद्र शाह हैं ये इनका जो है मैं देख रहा हूँ सोशल ऐप्स पे काफ़ी उड़ रहा है कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम है। ये मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है यार। काफ़ी सारे लोग कुछ भी बना कर डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ये इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो ये है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना देखें और कुछ लोग ना फैलाएं क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है। तो दोस्तों ये सिचुएशन है और ये कंडीशन थी पूरी इशू की। अब देखना ये है आगे चल के क्या होता है, क्योंकि इनकी जो है हर साल जो है पीएम बदलता है इनका। तो अब देखना ये है कि ये सिचुएशन में क्या चेंजेस आते हैं और ये कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं पॉलिसीज़ और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं, और क्या जो यूथ इनसे तवक्को रखता है या जो भी यूथ की डिज़ायर्स हैं अगर इनको ये फुलफ़िल कर पाती हैं तो ठीक पाती है। तो दोस्तों मैं पूरा इशू कवर कर लिया है और जाते जाते एक काम ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।